चलो देखना जरा, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनका साइज जो है वो एक कमरे के बराबर या जिस ग्रास कोर्ट में टेनिस खेली जाती है उतना बड़ा होता था। तो बताओ जरा, इतना लार्ज साइज क्यों होता था कंप्यूटरों का कि वो एक एक कमरे के बराबर होते थे? बिकॉज ऐसे जो कंप्यूटर होते थे, सबसे पहले तो आप देख लो कि वो इस समय बना करते थे, और कंप्यूटरों के साइज बड़े होने का सबसे बड़ा कारण था वैक्यूम ट्यूब का नंबर सबसे ज्यादा होता था जो डाटा को स्टोरेज करता था। क्योंकि कंप्यूटर का मेन काम क्या है? डाटा को स्टोर करना, देन एनालिसिस करना। तो इनका नंबर ज्यादा होता था, जिस वजह से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज काफी बिग होता था। अब हुआ ये कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर से बनी हुई एक चीज की एंट्री हुई जो बिल्कुल वही काम करती थी जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब करते थे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज है जो सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक से बनी होती है, जिस वजह से कंप्यूटरों का साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ? अच्छे से देख लो, ट्रांजिस्टर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वाज द डिस्कवरर ऑफ ट्रांजिस्टर। ये है मेरा मोटिव, आपको ये बताना। ट्रांजिस्टर इस तरह के होते थे, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बनते? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अर्धचालक में भी कौन? सबसे इंपॉर्टेंट सिलिकॉन। जब स्टार्टिंग हुई थी ना ट्रांजिस्टर की तो सिलिकॉन से बनते थे, लेकिन आज के समय पे जर्मेनियम से बनते। तो दो क्वेश्चन ये हो गए। अब सवाल पैदा हुआ कि ट्रांजिस्टर भी बहुत सारे एक सिंगल चीज के अंदर इनपुट में आ गए। तो जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही चीज में आ गए तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में कहते हैं आईसी चिप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसी चिप की वजह से कंप्यूटरों का साइज और रिड्यूस हो गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कंप्यूटर आज के समय पे इतने छोटे हो गए हैं, ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, इसको मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, और ये इतने छोटे हो गए हैं कि आज हम इनको क्या कर सकते हैं? जेब में लेकर चल सकते हैं। सिर्फ जल्दी से बता दो किसकी बदौलत? आईसी चिप। और आईसी चिप का फुल फॉर्म? अगला क्वेश्चन, आईसी चिप किससे मिलकर बनते हैं? अरे भाई ट्रांजिस्टर जिससे मिलकर बनते उसी से आईसी चिप, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर जो है स्मॉल भी हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी फास्ट कैलकुलेशन करने लगे थे काफी कम टाइम में। सो माइक्रो प्रोसेसर के कारण, और बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट मिलते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर बनता है। अब सिंपल सी चीज VLSI का फुल फॉर्म कंप्यूटर में याद रखना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रीलिम्स में भी पूछते हैं और कंप्यूटर में भी पूछते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि VLSI का यूज कब से होना शुरू हुआ? अच्छे से देख लो, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेंस में होते तो मैं यहीं से शुरू करता, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की क्या देन है इंसान को? तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की इंसान को वो देन है कि कंप्यूटरों पर हमने वो चीज एंटर करी है और फिर कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर नहीं रह गया, मशीन हमारी मशीन नहीं रह गई, वो इंटेलिजेंट मशीन बन गई, मतलब इंटेलिजेंट कंप्यूटर बन गए। तो जरा जल्दी से बता दो, कंप्यूटर अगर इंटेलिजेंट बन गए हैं तो कौन सी चीज ने कंप्यूटरों को इंटेलिजेंट बनाया? नाम है उसका AI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ने हमको क्या दिया? AI दिया, जिस वजह से मशीनें भी खुद सोच सकती हैं, समझ सकती हैं, अपनी खुद ओन डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। मेन आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज हुए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप। आईसी चिप का फुल फॉर्म बन जाना चाहिए, अच्छे से देख लो। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए, लेकिन उसको छोड़ो, आप तो VLSI का फुल फॉर्म जरूर लिख लेना।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये होता है VLSI का फुल फॉर्म। एंड देन लास्ट में आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ने कंप्यूटरों को असल में वो ताकत दी जिस वजह से उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कंप्यूटरों के अंदर एक टेक्नोलॉजी एंटर होती है फिफ्थ जनरेशन में, जिसे कहते हैं AI टेक्नोलॉजी। और AI टेक्नोलॉजी की मदद से अब कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं बल्कि इंटेलिजेंट कंप्यूटर में तब्दील हो गए। क्लियर है कहानी सबको? अब जैसे ही मैं पेज पलट रहा हूं, मेरे को ज्यादातर चीजें चाहिए हैं ट्रांजिस्टर और IC चिप से, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, IC चिप जो है उसके डिस्कवरर कौन है? अच्छे से देख लो और फटाफट बताओ। IC चिप के ट्रांजिस्टर से ही शुरू कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी कब हुई थी? 1948 में। हिंदुस्तान में क्या बन रहा है इस समय? अगर स्पेस की बात करूं तो जल्दी से बताओ। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट बन रहा कि कमीशन बन रहा? कमीशन बन रहा। ट्रांजिस्टर के डिस्कवरर का नाम बता दो जल्दी से। जॉन बार्डीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विलियम साकले और वॉल्टर आप रहने दो, आपको ये दो नाम याद रखना, जॉन बार्डीन और विलियम साकले। ये डिस्कवरर हैं किस चीज के? ट्रांजिस्टर के। और ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए, चूंकि ट्रांजिस्टर ज्यादा से ज्यादा डाटा को कैप्चर कर सके, इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम नामक सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालकों को यूज किया था। तो ये चीज याद रखना है अपन को। ये चारों क्वेश्चन हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था इनका? सेकंड। ये आप कंप्यूटर में पढ़ोगे, आपको सर अच्छे से पढ़ाएंगे इसके बारे में। फिर देन उसके बाद आता है IC चिप। IC चिप जो है, इनके डिस्कवरर का नाम है JS किल्वी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद देख लो कि JS किल्वी ने कब डिस्कवरी करी थी IC चिप की? तो 10 साल बाद ट्रांजिस्टर के। वहां 48 है, यहाँ 58 है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि IC चिप भी किससे मिलकर बनते हैं? तो जिससे मिलकर ट्रांजिस्टर बनते हैं, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही, ये जो पॉइंट लिखा है इसको आप जरूर लिख लेना कि आज जो कंप्यूटर हैं उनका साइज काफी रिड्यूस हो गया है, काफी कम हो गया है। किस चीज की प्रेजेंस ने कंप्यूटर के साइज को काफी कम कर दिया और फास्ट एनालिसिस या फास्ट कैलकुलेशन वाला बना दिया? आंसर है IC चिप। बताओ कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के फादर कौन है? बताया था, एलन ट्यूरिंग। दोनों कहां के हैं? ब्रिटेन के। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर में आना यूज हुआ? थर्ड। चलें आगे। चलो अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के सेशन में। अगला है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसको मैं कितने बार पढ़ा चुका हूं, आपको भी पता होगा ऑलरेडी इसके बारे में, लेकिन चूंकि क्वेश्चन इसी से सबसे ज्यादा आते हैं इसलिए सिर्फ मैं मुद्दे की चीजें बता दे रहा हूं। एक बार आप देख लो, आपको क्लियर है चीजें कि नहीं है। बात है हिंदुस्तान में उस समय की जब वंदे मातरम गाया जा रहा है। बात है उस समय की जब फ्रांस में एक व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और बात है उस समय की जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, 1896। तो 1896 में एक और होता है, एक अयस्क होता है जिसका नाम है पिच ब्लेंड।
अच्छे से देख लीजिए, जिस पिच ब्लेंड को आप पिच ब्लेंड बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये है। तो पिच ब्लेंड ओर में से सबसे पहले माफी चाहता हूं, अच्छे से देखिए किस एलिमेंट को निकाला था, और ओर में से हमेशा क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं। और यूरेनियम नो डाउट एक मेटल था, लेकिन ये साथ ही साथ में एक ऐसा एलिमेंट भी था जिससे कौन से रेडिएशन इमिट हो रहे थे, अल्फा, बीटा और गामा। तो जैसे मान लीजिए ये यूरेनियम है, तो यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल भी निकल रहे हैं या अल्फा रेडिएशन भी निकल रहे हैं, बीटा रेडिएशन भी निकल रहे हैं और गामा रेडिएशन निकल रहे हैं। तो जब किसी एलिमेंट से, जब किसी तत्व से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन निकलते हैं, तो बताओ उस तत्व को सिर्फ तत्व बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं? तो उस तत्व को रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियोधर्मी तत्व बोलते हैं। और साथ ही साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली इमिट करना, अल्फा, बीटा, गामा किरणों का लगातार स्त्रावण करना, इस घटना को, इस प्रोसेस को अच्छे से देख लीजिए क्या बोलते हैं। तो इस इंसिडेंट को, इस घटना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो जल्दी से, ये पूरा प्रोसीजर किस ईयर हुआ है? तो पहला क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिविटी किस ईयर खोजी गई है। दूसरा क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी किस एलिमेंट की सहायता से खोजी गई है। तीसरा क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी किस ओर की सहायता से खोजी गई है, जिसे कहते हैं पिच ब्लेंड। चौथा क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी किसने खोजी है? बुड्ढे का नाम है हेनरी बैकुरल। और आपको ये नाम याद रखना है, मतलब ये चीज याद रखनी है, 1896 में रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हेनरी बैकुरल ने करी थी। मतलब ये चीज हेनरी बैकुरल। और हेनरी बैकुरल जो हैं, इनकी नेशनैलिटी क्या थी, कोई बता सकता है? फ्रांस में ये एक लेक्चरर थे जिनके दिशा निर्देशन में लोग पीएचडी किया करते थे। मतलब पेशे से एक टीचर नहीं बोल सकते, हम इनको बोलेंगे प्रोफेसर थे। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इन्हीं के दिशा निर्देशन में या इन्हीं की गाइडलाइन में पीएचडी कंप्लीट करी थी। अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो, क्योंकि मैं फालतू बकवास आपसे नहीं पूछूंगा कुछ भी, ये चार चीजें मैंने आपसे पूछी, चारों क्वेश्चन है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने किस ईयर की है? इस काम में 80% इन्हीं का रोल है, लेकिन 10% इनके दो स्टूडेंट हैं। एक है मैडम क्यूरी, वो भी इनका रोल है सिर्फ 10%, और मैडम क्यूरी के हस्बैंड हैं पियरे क्यूरी, इनका रोल भी है 10%। मतलब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी जो 1896 में हुई है, उसमें 3 लोगों ने हेल्प करी थी। अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से 3 लोग हैं, हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, और ये उनका कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। 80% किसका है, 10% किसका है, 10% किसका है। अब आप मुझे ये चीज बता दीजिए, मेन चीज जो मेरे को पूछना है, कितने साल के बाद इनको रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज मिलेगा? 4 इधर और 3 उधर, 7 साल बाद। अच्छे से देख लीजिए कब नोबेल मिलेगा, 1903। नोबेल प्राइज हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है, तो 10 दिसंबर 1903 को इन तीनों को एनपी मिलेगा। खोज कब हुई है देख लो अच्छे से, नोबेल प्राइज कब मिला है अच्छे से देख लो। पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों को थोड़ा परेशान कर देता है, रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरर कौन है? अच्छे से देख लीजिए, आप लोग को लगता है मैडम क्यूरी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मैडम क्यूरी का रोल सिर्फ 10% है, तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी के रोल वाले व्यक्ति मेन जो है वो हेनरी बैकुरल हैं। और हेनरी बैकुरल और उनके दोनों स्टूडेंट को 1903 में
जल्दी से बता दो किस फील्ड का नोबेल प्राइज मिला भैया? रेडियो एक्टिविटी किस फील्ड में आती है? फिजिक्स। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, नोबेल प्राइज दिए जाने की शुरुआत कब से होती है? 1901 से। कितनी फील्ड में दिए गए नोबेल प्राइज? 5 फील्ड में। लेकिन 1902 दूसरा साल और 1903 तीसरा साल, पहली बार ऐसा हुआ 1903 में कि किसी लेडी को नोबेल पुरस्कार मिला। तो फर्स्ट लेडी हु गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर? 1903 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। बस इतनी पंचायत आपसे पूछी जाएगी। हेनरी बैकुरल कहां के हैं? हेनरी बैकुरल को नोबेल प्राइज कब मिला? अच्छे से देख लीजिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज कब की है? अच्छे से देख लीजिए। मैडम क्यूरी फर्स्ट लेडी कब बनी जिनको नोबेल प्राइज मिला? खुद देख लीजिए। किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला? रेडियो एक्टिविटी के लिए। मतलब हम बोल सकते हैं सपोर्टिंग आर्टिस्ट। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में संजय दत्त हो गया हेनरी बैकुरल, और सर्किट का कैरेक्टर ये दोनों प्ले कर रहे हैं, मैडम क्यूरी एज वेल एज पियरे क्यूरी। मतलब सपोर्टिंग आर्टिस्ट मान सकते हैं। कहानी क्लियर है यहां तक? जल्दी से सिर्फ मुझे एक चीज बता दो, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कब हुई है? लेकिन यदि मैं पूछूं कि रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज कब मिला है? आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद। वो क्वेश्चन जो ट्रेंड से आगे बढ़ गए, मतलब ये पुराना ट्रेंड है, ये पुराने क्वेश्चन है, लेकिन 2015 के बाद से ये क्वेश्चन एंटर हुए। मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ये एक तत्व है जो अपने अंदर से ये 3 रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली मतलब कंटिन्यूअस निकालता है। तो जरा जल्दी से बताइए, एक एलिमेंट जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकालता है, वो एलिमेंट कैसा एलिमेंट कहलाएगा? वो कहलाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो धर्मी तत्व। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट करना, बताओ कौन सा फेनोमेना कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। अब क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा पार्टिकल कितने निकाल चुका, ये हम किस एपरेटस से मेजर करते हैं? मतलब रेडियो एक्टिविटी को किस एपरेटस से मेजर करते हैं? पहला क्वेश्चन, आंसर है जीएम काउंटर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को पूरा नाम लिखना पड़ेगा, गायगर मुलर काउंटर। जीएम काउंटर को गायगर मुलर काउंटर कहते हैं। यह एक ऐसा एपरेटस होता है जिसकी मदद से किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने कितने अल्फा पार्टिकल निकाले, कितने बीटा पार्टिकल निकाले और कितने गामा पार्टिकल निकाले, इनके नंबर को ये इजीली काउंट करके बता देता है। तो पहला क्वेश्चन ये कि रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट किस एपरेटस से किया जाता है? तो जीएम काउंटर। अब सबसे खतरनाक चीज जो मेरे को आपको बताना था, हालांकि आप में से कई स्टूडेंट को पता है, बताओ कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे पहले कौन से पार्टिकल निकालता है? अल्फा। अल्फा पार्टिकल की खासियत क्या होती है? ये बात हमको याद रखना, ये बात हमको रदरफोर्ड ने बता दी थी। कब बताई है रदरफोर्ड ने? 1911 में बताई है रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से लगभग 11 साल पहले और 15 साल पहले हेनरी बैकुरल ने यह चीज क्लियर कर दी थी। हेनरी बैकुरल ने बताया था कि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब परमाणु क्रमांक अल्फा पार्टिकल का 2 होता है, और भार या एटॉमिक मास कितना होता है? 4। तो अब आप जरा जल्दी से बताओ, पीरियोडिक टेबल में कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक 2 हो और परमाणु भार 4 हो, कौन है ऐसा? हीलियम। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ, अल्फा पार्टिकल किससे सिमिलैरिटी शो करते हैं? आंसर है हीलियम से। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर बताओ हीलियम डबल प्लस फॉर्म में आएगा कि डबल नेगेटिव फॉर्म में आएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस फॉर्म में आएगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा कि अल्फा पार्टिकल हीलियम से सिमिलैरिटी शो करते हैं, वो तो ठीक है। अब आप जल्दी से बता दो अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है?
तो अगर हीलियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसी वजह से तो वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि सेंट्रल पर एक अल्फा पार्टिकल जाता है और सेंटर के बिल्कुल पास से क्या हो जाता है, वो विक्षेपित हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि अल्फा पार्टिकल में खुद पॉजिटिव चार्ज था, जिसी वजह से सेंटर में प्रोटॉन के चार्ज से वो क्या हो गया, रिपेल हो गया। तो सिर्फ दो क्वेश्चन याद रखने की, हीलियम पार्टिकल की सिमिलैरिटी हीलियम से है, सॉरी अल्फा पार्टिकल की सिमिलैरिटी हीलियम से है और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बीटा पार्टिकल नाम की कोई चीज नहीं होती, जिस तरह की कैथोड रेज होती हैं सेम ये फिनोमेना है। मतलब बीटा पार्टिकल और कैथोड रेज इन दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी जो है वो बस इतनी सी है कि जैसे कैथोड रेज बहुत सारे किन से मिलकर बनती हैं, इलेक्ट्रॉनों से, जे थॉमसन बता रहे हैं 1897 में। सेम उसी तरह से हेनरी बैकुरल 1896 में बता रहे हैं कि बीटा पार्टिकल नाम की कोई चीज नहीं होती, वो भी मल्टीपल इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनते हैं। तो कहने का मतलब हुआ ये कि अगर अल्फा पार्टिकल की सिमिलैरिटी है हीलियम से, तो जल्दी से बताइए बीटा पार्टिकल की सिमिलैरिटी किससे होगी, इलेक्ट्रॉन से। और कौन सा चार्ज होगा यदि मैं बात करूं तो, दो क्वेश्चन यहां भी। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। गामा रेडिएशन आपको पता होगा कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों में जल्दी से बता दीजिए गामा रेडिएशन आते हैं, गामा विकिरण आते हैं, गामा किरणें आती हैं कि नहीं? बिल्कुल, वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि गामा रेडिएशन में ऐसा चार्ज होता है। और ऐसा चार्ज इसलिए होता है क्योंकि गामा रेडिएशन जिसकी हेल्प से बनती हैं, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, वही एनर्जी के पैकेट और छोटे छोटे बंडल। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट के माइंड में हमेशा एक कंफ्यूजन होती है, उसको मैं एकदम क्लियर कर दूं। तो ठीक है भाई, जल्दी आओ। बहुत लंबा निकल जाएंगे क्या? ये है, एक बार फिर से बता दो कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें? 7। कौन कौन सी, एक बार नाम देख लो, बताओ। अल्फा, बीटा और 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किसका जिक्र आया है? सिर्फ गामा का। फिर उसके बाद एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, याद रखिएगा। तो टोटल 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि दे हैव नो चार्ज। मतलब इनमें क्या नहीं होता है? आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा है, मिथक तोड़ रहा हूं, जल्दी से बताइए। आइंस्टीन ने क्या बताया था? आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं फोटोन थ्योरी। और फोटोन थ्योरी में उन्होंने बताया था कि जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेटों, एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बनता है। और यही एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट और एनर्जी के छोटे छोटे बंडल, जल्दी से बताइए क्या कहलाते हैं? फोटोन। तो आप जल्दी से बताओ कि लाइट जो है वो मल्टीपल फोटोनों से मिलकर बनता है। ये बात किस थ्योरी में कही गई थी? फोटोन थ्योरी। किसने कही थी? आइंस्टीन ने आधी बात बताई थी, पूरी मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं इसी वजह से। न केवल प्रकाश, मतलब न केवल विजिबल लाइट फोटोन से मिलकर बनती है, बल्कि गामा रेज भी फोटोनों से मिलकर ही बनती हैं। एक्सरे भी फोटोनों से मिलकर बनती हैं। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये याद रखिएगा, ये सभी के सभी किन से मिलकर बनते हैं? फोटोनों से। और फोटोनों में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव नो चार्ज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? 4 ऑप्शन में से एक ऐसी तुमको जरूर देगा, और वो कौन सी देगा पहले ही मैं बता दूं, कैथोड रेज देगा आपको। जल्दी से बताइए, कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि नहीं है?
नहीं है। क्यों? क्योंकि कैथोड रेस किन से मिलकर बनती? इलेक्ट्रॉनों से। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। जल्दी से बताओ, एनोड रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? नहीं है। क्यों? किससे मिलकर बनती? प्रोटॉनों से। जल्दी से बताओ, कैसा चार्ज होता है? जल्दी से बताओ, अल्फा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रिलीज होते हैं किनसे मिलकर बनते हैं? हीलियम से। और हीलियम में पॉजिटिव होता है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जिनके पास भी चार्ज होगा वो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। और जल्दी से बता दो, बीटा पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज होता है, जस्ट लाइक कैथोड। मतलब ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन सभी के पास में क्या मौजूद है? चार्ज, मतलब आवेश मौजूद है। तो आप लोग अभी तक अपने माइंड में जो ये चीज सेट करके घूम रहे हो, अब आपको ये मिथक तोड़ के ये सब याद रखना है कि न केवल लाइट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, बल्कि all electromagnetic waves composed of number of photons and they have no charge, so that is why electromagnetic waves have no charge. याद रहेगा ये चीज? अब जहां थे वहीं पहुंच रहे हैं। आराम से, इत्मीनान से, आप जो चीज देखना है आपको देखो, लेकिन मेरे को जो चीज समझानी है वो ये है। पिच ब्लेंड एक ओर है, आपको मैंने बताया। आप मुझे ये बता दो कि पिच ब्लेंड ओर में से हेनरी बैकुरल ने कौन सी चीज निकाली थी? कौन सी चीज निकाली थी? पक्का? इस एक्सपेरिमेंट में कौन इनके साथ था? हेनरी बैकुरल के इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मैडम क्यूरी, जिन्होंने ज्यादातर टाइम अपनी लैब में दिया, तो उन्होंने ये पता लगाया कि इस पिच ब्लेंड ओर में अभी भी हीट है। इसका मतलब इस पिच ब्लेंड ओर के अंदर अभी भी कोई चीज मौजूद है, और हीट है मतलब रेडियो एक्टिविटी है। बाद में अच्छे से देख लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैडम क्यूरी, शॉर्ट में मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने उसी ओर को, उसी अयस्क का उपयोग करते हुए उसी ओर में से एक चीज निकाली, अच्छे से देख लीजिए, जिसको हम Ra के नाम से जानते हैं, और Ra बोले तो रेडियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैडम क्यूरी को पहली बार नोबेल कब मिला? तो देखो लिखने का तरीका कितना अच्छा है। मैडम क्यूरी को फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला है 1903 में इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और मैडम क्यूरी को सेकंड टाइम नोबेल मिला है 1911 में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज इसलिए मिला था क्योंकि मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अच्छे से देख लीजिए। और 1911 में क्यों मिला है इनको नोबेल प्राइज? क्योंकि मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड अयस्क से, अच्छे से बताइए, क्या निकाला था? रेडियम निकाला था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आजकल छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैडम क्यूरी का बर्थ प्लेस पूछते हैं। तो जल्दी से बताइए, मैडम क्यूरी कहाँ की हैं? कहाँ इनका बर्थ हुआ था? पोलैंड में, और पोलैंड की सिटी वारसा। तो पोलैंड में वारसा में इनका बर्थ हुआ था। एक चीज और बता दें, क्योंकि आपको पता होगी, पता है तो मत लिखिएगा। मैडम क्यूरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक और एलिमेंट खोज निकाला था जिसके लिए उनको कोई नोबेल वोबेल नहीं मिला था। अच्छे से देख लो, उस एलिमेंट का नेम है पोलोनियम। और मैडम क्यूरी को पोलोनियम के कारण किसी प्रकार का कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन पोलोनियम की खोज किसने करी ये हमेशा पूछा जाता है। पोलोनियम जो एलिमेंट का नाम है, मैडम क्यूरी ने किसके नाम पर रखा? अपने नेटिव कंट्री, अपने गृह देश के नाम पर मैडम क्यूरी ने पोलोनियम का नाम रखा था। और जब इस बात की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर हुई कि ब्रिटेन ने जिस देश को गुलाम बना रखा है, पोलैंड, उस देश में भी इस तरह के
माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो नोबेल प्राइज जैसी चीजों पर क्लेम करते हैं। तो ब्रिटेन ने इस एलिमेंट के कारण, किस एलिमेंट के कारण? पोलोनियम एलिमेंट के कारण, जो जानबूझकर मैडम क्यूरी ने रखा था, पोलैंड का नाम पर पोलोनियम रखा था। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया था, जैसे इंडिया को क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था, ऐसे ही ब्रिटेन ने पोलोनियम के कारण पोलैंड को फ्री कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि पोलैंड के फ्री होने में किस एलिमेंट की वैल्यू है, याद रखिएगा पोलोनियम। लेकिन इसके लिए मैडम क्यूरी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन सारे पोलैंड वासी मैडम क्यूरी का थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उनको फ्रीडम मिली ब्रिटेन से। सही है क्या? फ्रीडम मिली, इंडिया को भी फ्रीडम मिली है। अच्छा, भारत गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था भारत की नहीं था? यह है ज्ञान। अगर आप ये पढ़ते हो कि ब्रिटेन ने इंडिया को गुलाम बना रखा था, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। किताबों को अगर खंगालो तो पता चलता है कि सच्चाई ये नहीं है। हम डोमिनियन स्टेट थे, हम उपनिवेश थे, गुलाम नहीं थे। ब्रिटेन गुलाम वर्ड यूज नहीं करता था, डोमिनियन स्टेट्स यूज करता था कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ही चलेंगे, किस पर? जो हमारे अधीन है। तो इसको गुलाम नहीं कहा जाएगा, इसको डोमिनियन स्टेट्स बोला जाएगा। सिर्फ एक चीज बताना है आपको और कुछ भी नहीं बताना। मैडम क्यूरी ने कौन से एलिमेंट की खोज की जो कि रात में इस तरह से चमकता है? तो आपको दिख भी रहा होगा कि वॉचेस में नाइट टाइम पर जो लाइट शो होती है, या इसको कहते हैं ल्यूमिनेसेंस, खुद से लाइट इमिट करने की घटना, तो ये किस एलिमेंट के पास होती है? रेडियम। और इसलिए स्टार्टिंग में जो वॉच आती थी उनमें यूज होता है, आजकल होर्डिंग में यूज होता है कि जो मोड़ में होर्डिंग लगे होते हैं, जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है वो तत्काल क्या करने लगते हैं, इस तरह से इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो ये है। तो बस आप एक चीज याद रखिएगा कि लाइट इमिट करने का इंसिडेंट जो है वो किसके पास है? रेडियम के पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छे से देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे की डिस्कवरी उस व्यक्ति ने की थी जिसका नाम है विलियम रोएंटजन। और विलियम रोएंटजन ने एक्सरे की हेल्प से अपनी खुद की वाइफ की उंगली जो टूट गई थी उसका पता लगाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए कौन सी रेस को यूज किया जाता है? तो ब्रेक बोन की इमेजेस के लिए हम यूज करते हैं एक्सरे। तो 2 क्वेश्चन हो गए कि एक्सरे किसने खोजा था और क्यों खोजा था? तो ब्रेक बोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए। बताओ किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे का। दूसरा थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आजकल चलने लगा, गांव में एक्सरे चलता है, लेकिन आप थोड़ी से शकल से रईस देखो तो एक्सरे नहीं बोलते हैं। डॉक्टर आपको बोलेंगे सीटी स्कैन करा लो। एक्सरे में जो एक्सरे होती हैं उनकी बीम थोड़ी सी क्या होती है? पोटेंसी कम वाली। सीटी स्कैन में भी एक्सरे यूज होती हैं। तो सबसे पहले आप मुझे सीटी स्कैन का फुल फॉर्म बताओ। ये जो प्रोसीजर किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ए सीटी स्कैन। कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी बोलते हैं सीटी स्कैन को, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का मतलब होता है इमेज को कैप्चर करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की सहायता से। कैसे करते हैं? अच्छे से देख लीजिए। जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, इसकी बीवी ने इसको कुकर फेंक कर मारा क्योंकि ये परमिशन नहीं दे रहा था मायके जाने की। तो बीवी ने कुकर इधर मारा है हाथ पे। अब इसको लग रहा है कि ऐसा है कि हाथ की यार हड्डी में दिक्कत ना आ गई। तो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने बोला पहले एक्सरे कराइए। एक्सरे फिल्म आई लेकिन उसमें एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है कि ब्रेकेज कहाँ है। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि नॉर्मल एक्सरे से जब नहीं समझ में आता तो फिर आप क्या करा के आइए भैया जी? सीटी स्कैन। तो बंदा सीटी स्कैन कराने गया तो उसको ऐसे लिटाया गया चेम्बर में। चेम्बर में लिटाने के बाद इधर से ये जो देख रहे हो पूरा सोर्स, इधर से ये एक्सरे डाली जा रही हैं और एक्सरे सिर्फ उसी पॉइंट पे डाली जा रही है जहां पर उस व्यक्ति को प्रॉब्लम है।
तो जैसे ही एक्सरे पड़ेंगी उस टारगेट पॉइंट पर, उस टारगेट पॉइंट पर इधर पे इस एपरेटस में इधर एक कैमरा लगा होता है। तो जैसी एक्सरे की बीम पड़ेगी, ये कैमरा जो है वो इधर की पूरी इमेज लेके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे दिखाएगा। तो डॉक्टर को इजीली पता चल रहा है कि इस जगह पर देखो, ये यहां पर थोड़ा सा ब्रेक दिख रहा है, ये इस जगह पर थोड़ा सा ब्रेकेज है। क्वेश्चन पूछा जाता है सीटी स्कैन में कौन सी वेव को यूज किया जाता है, तो आंसर है सीटी स्कैन में कौन सी वेव यूज की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उनका नाम है एक्सरे यूज की जाती है। और एक्सरे की सहायता से ये पूरा तामझाम करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ब्रेक बोन को। एक क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है कि जब आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि एयरपोर्ट पे पासिंग होती है, तो देखा होगा आपने कि वो सामान को जब चेक किया जाता है तो अक्सर करके लोग एयरपोर्ट पे हीरे अंदर छुपा के लाते हैं, कुछ लोग अंदर खा लेते हैं, कुछ लोग इधर लगा के आते हैं, कुछ लोग इधर तलवार अलवार चाकू आकू। तो जैसे ही वो इस चीज से पास होते हैं कि बोलते हैं कि आप इधर से पास हो जाइए, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब पास होने वाला सिस्टम होता है तो उससे एक्सरे ही रिलीज होती हैं। और एक्सरे की हमेशा खासियत होती है कि सॉफ्ट चीजों को वो इजीली पार कर जाती है। जैसे एक्सरे आपकी स्किन को पार कर जाती है क्योंकि सॉफ्ट है, एक्सरे आपके मांस को पार कर जाती है, सॉफ्ट है, लेकिन एक्सरे किसको पार नहीं कर पाती है, बोन को, क्योंकि वो हार्ड है। और इस तरह से आपको इजीली इमेज मिल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे के रिफ्लेक्शन, चूंकि बोन हार्ड होती है और एक्सरे उसको पार नहीं कर पाती है, तो इस तरह से आजकल एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एयरपोर्ट वगैरह में चेकिंग के टाइम पर किसी व्यक्ति ने, ऐसा तो नहीं कि कोई हथियार छुपा रखा हो, अंदर कुछ ऐसी चीजें ले ली हो जो दरअसल में उसके लिए यूजफुल ना हो, जैसे सोने चांदी खा के और फिर पहुंच गया पेट काट के अंदर पैकेट वगैरह, तो एक्सरे यूज करते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस पे आजकल एक्सरे चेक करते हैं। याद करना, ये याद रखना ये चीज। अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो, नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट हुए हैं? तो नोबेल प्राइज 1901 से ये स्टार्ट हुए हैं। कितनी फील्ड में? उन 5 फील्ड में सबसे पहली फील्ड कौन सी थी? तो बताओ, नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट हो रहे हैं, पहली फील्ड फिजिक्स है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? रोएंटजन को। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस में मानो भूकंप आ गया इस इन्वेंशन के कारण। अच्छा, भूकंप से याद आया, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर, वो मैं नहीं पढ़ाना। वो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाना क्योंकि वो जियोग्राफी में बहुत डिटेल से पढ़ना है। मैं सिर्फ ये बता पाऊंगा, हालांकि अभी तो नहीं बता पाऊंगा, कि भूकंप वगैरह जब आते, ज्वालामुखी वगैरह आते, वॉल्केनो आते, तो ये जो पोर्शन होता है जहां से ये लावा निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। मुझे लगता है कि जो आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं सर, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि कहां से या क्यों, किन कंडीशन में दरअसल में ज्वालामुखी बनता है और फिर निकलता है। तो नेचुरल डिजास्टर चैप्टर आपके जियोग्राफी में, और अब वहां ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे, इसलिए मैं उस चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया और ना मैं वो पढ़ाया। तो ये चीज थोड़ा याद रखना। अब आप मुझे जल्दी से बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ एक्सरे किस में यूज होती हैं? सीटी स्कैन में यूज होती हैं। अच्छा, क्या करते हैं सीटी स्कैन में एक्सरे को यूज करके? अब भी बताया मैंने, ब्रेकबोन को आइडेंटिफाई करते हैं, टूटी हुई हड्डी का पता लगाते हैं। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हड्डी वाला वाकया नहीं है। आप पहुंचे डॉक्टर के पास, आपने कहा साहब पेट में अजीब सा लग रहा है। तो यदि आपका इशारा पेट की तरफ है और पेट में अजीब सा लग रहा है, तो पेट का मतलब यहां पर जनरली जो होता है, डॉक्टर पूरी चीजों से समझ जाते हैं कि बात हो रही है या तो लार्ज इंटेस्टाइन की, या तो इसके बीच में जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। मतलब जब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तब डॉक्टर आपको बोलता है, क्या करने को बोलता है? एक्सरे करने को बोलता है। और क्यों करने को बोलता है मैं पहले ही बता दूं, हालांकि ये मेडिकल साइंस का केस है, आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अच्छे से सुनना, जब आपके इंटेस्टाइन में, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में बता रहा हूं, लार्ज इंटेस्टाइन में जब सब सही है तो इस तरह से चीजें होंगी, इंटेस्टाइन इस तरह से कवरअप होगी, इस तरह से कवरअप होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं
उस समय की जब आपके पेट में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, मान लो किसी बैक्टीरिया ने, किसी वायरस ने आकर जो ये लाइनिंग होती है इसको रफ्चर कर दिया है, इसको परफोरेट कर दिया। तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस गया है और उसने आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरह से रफ्चर कर दिया है, तो जहां मैंने छोड़ा है इसका मतलब आप समझिएगा कि वहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे यहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इतनी जगह पर। तो डॉक्टर क्या करता है, जब उसको ये बिल्कुल श्योर हो जाता है कि पेशेंट को पेट में प्रॉब्लम है और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण उसको प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि ठीक है आप एक्सरे कराइए। लेकिन एक्सरे जब भी आप कराइएगा तो जब वो रूम चेंबर में पहुंचता है तो वहां एक लेडीज होती है, वो लेडीज उस पेशेंट को जिसके पेट में प्रॉब्लम होती है उसको एक चीज ठूसने को बोलती है, जिसको कहते हैं ये क्या ठूसने को बोलती है, जिसको आप बेरियम सल्फेट कह रहे हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को याद रखना चाहिए बेरियम मील। तो बेरियम सल्फेट का पाउडर, अच्छा बेरियम सल्फेट से याद आया कि बेरियम सल्फेट को सबसे पहले लेबोरेटरी में किसने बनाया था, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने, जिनको नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्होंने सल्फर के और नाइट्रेट के मल्टीपल कंपाउंड बनाए थे, उनमें से एक बेरियम सल्फेट भी था, जिस वजह से इस फील्ड में ड्रामेटिक चेंज आए थे। तो बेरियम सल्फेट को खिलाया जाएगा, पाउडर फॉर्म में होता है ये, और जैसे ही बेरियम सल्फेट व्यक्ति खाएगा, थोड़ी राम कहानी सुन लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। बेरियम सल्फेट को व्यक्ति ने खाया, बताओ कोई भी चीज जो आप खाते हो कुछ समय के बाद वो कहां आ जाती है, सीधे ब्लड में। ब्लड कहां पहुंचता है, ऑर्गन में। ऑर्गन में साथ में क्या पहुंचेगा इस बार, बेरियम सल्फेट, और ऑर्गन का नाम इस बार जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेरियम सल्फेट पहुंचेगा और अब देखो जरा होगा क्या, इस तरह से एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, इस तरह से जमा होना शुरू होगा। किसकी आउटर लाइनिंग पे जमा हो रहा है बेरियम सल्फेट। याद रखिएगा ये टोटल मेडिकल साइंस का प्रोसीजर है, मतलब डॉक्टर बनने वाली चीजें हैं। अगर ये एमपी पीएमटी के सेकेंड ईयर के आप स्टूडेंट होते तो मैं इसी तरह से आपको पढ़ा रहा होता, लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ पीएमटी ने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इसी वजह से मैं इतनी तामझाम बता रहा हूँ। अदरवाइज टोटल डॉक्टरी का नॉलेज है, वो भी सेकेंड ईयर एमबीबीएस। तो इस तरह से जो ये बेरियम सल्फेट है ये एक आउटर लाइनिंग बना लेता है। किसके चारों ओर आउटर लाइनिंग बना लेता है। अब आप मुझे बताओ आउटर लाइनिंग कहां नहीं बनेगी, जहां परफोरेशन है वहां आउटर लाइनिंग नहीं बनेगी, जहां ब्रेकेज है वहां आउटर लाइनिंग नहीं बनेगी। और ऐसे जैसे डॉक्टर के पास फिर ऐसे पर्सन का क्या आएगा, एक्सरे आएगा, उस व्यक्ति को एक्सरे के सामने खड़ा किया जाएगा, एक्सरे बीम आएंगी, इस जगह का एक्सरे लेंगी, और इस जगह पर यदि बेरियम सल्फेट की इनर लाइनिंग नहीं दिख रही है, जैसे यहां नहीं दिख रही है और यहां नहीं दिख रही है, इसका मतलब यही प्रॉब्लम है। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स किरण परीक्षण से पूर्व रोगी को क्या खिलाया जाता है ताकि इंटरनल ऑर्गन की इमेज वेरी क्लियर हो। तो एक्स किरण परीक्षण से पूर्व रोगी को बेरियम सल्फेट खिलाया जाता है ताकि आंतरिक अंगों की तस्वीर एकदम साफ आए। याद रहेगा ये चीज, ये जरूर लिख लेना ये स्टेटमेंट, ये एक्स किरण परीक्षण से पूर्व रोगी को बेरियम सल्फेट खिलाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते भी कई बार कि बेरियम सल्फेट किस टेस्ट में खिलाया जाता है, एक्सरे। क्यों खिलाया जाता है, ताकि इंटरनल ऑर्गन की इमेज एकदम क्लियर हो, आंतरिक अंगों की तस्वीर साफ हो। मतलब एक्सरे दो तरह से किया जाता है, एक जनरल ये एक्सरे जो आपको पता है, लेकिन अब आप याद रखिएगा कि इंटेस्टाइन मतलब पेट संबंधी प्रॉब्लम में भी एक्सरे किया जाता है। लेकिन जब भी पेट वाला एक्सरे करेंगे तो पेशेंट को पहले ही क्या ठुसा देंगे, बेरियम मील या बेरियम सल्फेट। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। फाइनल स्टेटमेंट, एक्स किरण परीक्षण से पूर्व रोगी को क्या खिलाया जाता है, पहला क्वेश्चन सही। दूसरा, क्यों खिलाया जाता है, ताकि आंतरिक अंगों की तस्वीर सुस्पष्ट हो। जैसे ये चीज यहां पर परफोरेशन है, यहां परफोरेशन है, ये साफ साफ दिख रहा है। चलो बेसिक है,
बताओ लाइट जो है, प्रकाश जो है, उसकी स्पीड कितनी है? इसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये प्रकाश की चाल है, मतलब स्पीड, चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट ना। जल्दी से बता दो, ये जो डाटा आप पढ़ते आ रहे हो, मुझे चाहिए कि ये किसने बताया था। मैं बताता हूं। ये जो बुढ़ा देख रहे हो आप, इसका नाम है मैक्सवेल। 90% लोग समझते हैं आइंस्टीन ने बताया था। ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। आइंस्टीन ने तो ये बताया था कि जो लाइट होती है, अच्छे सुनना, जो लाइट होती है वो वैक्यूम में, मतलब निर्वात में इस तरह से चलती है जो सबसे तेज होती है। मतलब सबसे तेज गति से, सबसे फास्टेस्ट, बताओ किसका मूवमेंट होता है? लाइट का। ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। क्योंकि देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सी आ रहा है ना, सी का मतलब है लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड के बारे में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। 90% लोगों को वो लगता है कि इस दुनिया में सबसे तेज गति से कौन चलता है? लाइट चलती है। लेकिन कहां चलती है? सॉलिड में चलती है, लिक्विड में चलती है, गैस में चलती है, कि वैक्यूम में चलती है? वैक्यूम में। ये वाला पॉइंट क्लियर किया था। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि लाइट की स्पीड जो हमको रटी रखी है, ये किसने बताई थी? मैक्सवेल वॉज द पर्सन। याद रखना ये चीज। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी चाल के बारे में समझा होगा, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में समझा होगा, मतलब चाल और वेग, जल्दी से बता दीजिए चाल और वेग में डिफरेंस क्या है, तब मैं आगे कहानी स्टार्ट करूं। जैसे प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश का वेलोसिटी कितनी है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। लाइट की स्पीड भी उतनी ही है जितनी लाइट की वेलोसिटी। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और चाल में, स्पीड में हैव नो डायरेक्शन। तो जिस वजह से अपन पढ़ते हैं हिंदी में कि चाल कैसी राशि है? अदिश। वेलोसिटी कैसी राशि है? स्केलर, मतलब सदिश। तो जो चीज अब बता रहा हूं वो सबसे खतरनाक। अरे सही बोल रहा हूं क्या? अच्छा हाँ, वेक्टर, सॉरी सॉरी, ये है ना, तो वेक्टर इसमें हो जाएगा। सॉरी सॉरी। प्रकाश की चाल जो है इसमें डायरेक्शन है क्या? नहीं है। किसने बताई थी? विदाउट डायरेक्शन में, वैक्यूम में लाइट की स्पीड के बारे में मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था। आप ये चीज याद रखना, एकदम सिंपल सी। प्रकाश की चाल के बारे में मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था। लेकिन लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो भी इतनी ही होती है। लेकिन जब हम वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं तो हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो लाइट की वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले उस व्यक्ति ने बताया था। और आजकल यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा चल रहा है क्योंकि पब्लिक वहीं पर उलझी है। वो एक कदम आगे आ गए हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय रोमर। सो रोमर वाज द साइंटिस्ट जिसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बताया था कि कितना ट्रैवल करती है लाइट। तो वेलोसिटी के लिए रोमर वर्ड आएगा और स्पीड के लिए मैक्सवेल आएगा। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिस्कवर्ड बाय, व्हाट इज द राइट आंसर? रोमर। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैक्सवेल। बस दो चीजें याद रखनी। कहानी क्लियर है? हेडिंग डालना, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊं तुम लोग को यार? क्या आएगा इसमें क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन में? चलो देखते हैं कि क्या आएगा। अच्छे से पढ़ते चलना, इंपॉर्टेंट चीज है ये।
सबसे पहले तो न्यूटन का पूरा नाम क्या है? पहला क्वेश्चन एकदम सही, सर आइजैक न्यूटन। फटाफट मेंशन करते चलना, क्योंकि इसमें बताने वाली चीजें ज्यादा हैं, समझाने वाली कम है। पहली चीज। अब मेरे को एक बात बता दो, न्यूटन जो है, पहले अच्छे से सुन लेना, न्यूटन को इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा साइंस में फिजिसिस्ट माना जाता है। किस लिए? मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं। पहले तो आप ये सन को अच्छे से याद कर लेना, इस ईयर को। देखो जरा क्या लिखा है। 1687 को एक बुक लिखी थी न्यूटन ने, या एक बुक पब्लिश करी थी न्यूटन ने, उसका नाम है प्रिंसिपिया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट आपको याद रखना है कि भौतिकी की गंगोत्री किसे कहते हैं? भौतिकी की गंगोत्री का मतलब होता है बेसिक रूल बुक ऑफ फिजिक्स। मतलब यदि आपको फिजिक्स का बेसिक समझना है तो कौन सी बुक आप उठाओ तो आपको इजीली समझ में आएगा, प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया जो बुक है, इसी बुक में न्यूटन ने, जल्दी से बता दो क्या दिया था? लॉ ऑफ मोशन। लेकिन लॉ ऑफ मोशन है कितने? ये हो गया अगला क्वेश्चन। मतलब बिल्कुल वही चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, एकदम श्योर करते चल रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन पूरा नाम है, 1687 में बुक लिखी है, बुक का नाम है प्रिंसिपिया, बेसिक रूल बुक है फिजिक्स की, और 3 लॉ ऑफ मोशन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एकदम सिंपल सा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है? कोई वस्तु यदि रेस्ट में है, कोई वस्तु यदि विश्राम अवस्था में है, तो वो विश्राम अवस्था में रहेगी। जैसे सुबह तुम लोग उठकर आ जाते हो, लेकिन उठने के पहले जैसे 7 बजे अगर आना है, तो मान लो 6 बजे तुम्हारे फादर तुमको कभी उठाएं, या 6 बजे तुम्हारे मदर तुमको कभी उठाएं, तो उठते हो? नहीं उठते। बताओ क्यों नहीं उठते? तुम्हारी माँ कहती बेटा टाइम हो रहा है, तुम कहते हो रहने दो अभी, मतलब पड़े ही रहते हो। वो रेस्ट में हुआ। रेस्ट में होने का मतलब होता है कि टाइम भले इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये चीज अपनी जगह पर कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो टाइम के साथ यदि किसी चीज में हैव नो चेंज, मतलब वो रेस्ट में है। टाइम के साथ यदि किसी चीज में चेंज आया तो वो किस में आ जाती है? मोशन में। अब आप सुनो मुद्दे की चीज जो मेरे को बतानी थी। बताओ ये चीज रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है? मुद्दे की चीज पे बात कर रहे हैं। ये चीज इसलिए रेस्ट में है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अच्छा बताओ ये बॉल मैटर है, पदार्थ है कि नहीं है? क्योंकि मास और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। अब ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये न्यूटन बता रहा है। न्यूटन कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो अपने को मैटर कहती है, मैटर के पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लेवोशियर ने बताई थी। जल्दी से बता दो क्या होता है? ये बात बताई थी लेवोशियर ने कि मैटर के पास में हमेशा क्या होगा? मास होगा। और इस मास के कारण ही एक इंटरनल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, तुम्हारे राडार से शायद बाहर होगा। इस मास के कारण इस बॉल के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो प्रॉपर्टी अंदर होती है, इसलिए मैंने वर्ड लिखा है इंटरनल प्रॉपर्टी। एक आंतरिक गुण आ जाता है, और उस आंतरिक गुण या इंटरनल प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया, मतलब जड़त्व। अब सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इनर्शिया, जल्दी से बता दो सिर्फ इतनी चीज। जैसे एक चींटी है, आंट है, तो चींटी जो है इसका मास क्या होगा? काफी कम होगा। मास कम है, इसी वजह से चींटी का इंटरनल प्रॉपर्टी, मतलब क्या चीज? इनर्शिया भी कम है। इसलिए हवा चलती है तो चींटी उड़ जाती है। मतलब किसी भी चीज के हल्के होने के पीछे या किसी भी चीज के उड़ने के पीछे देखो कौन कौन सी चीजें हैं। अब आप मेरे को बताओ, हाथी, कितना भी परेशान करो आप उसको, या कितना भी हवा चलाओ या कितना भी खिसकाओ, नहीं खिसकता। वाई? मास क्या है? ज्यादा है। तो इस दुनिया में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी इनर्शिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सब बकवास छोड़ो, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है तो कौन सी चीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, और कौन सी चीज कम हो रही है तो कौन सी चीज कम हो रही है? बस मतलब मास
किस पे डिपेंड करता है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चीज न्यूटन से पहले 200 साल पहले गैलीलियो बता गए थे। कोई भी बॉडी रेस्ट में इसलिए है क्योंकि उसका इनर्शिया रेस्ट में। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, इसलिए मोशन में है क्योंकि उसका इनर्शिया मोशन कर रहा है। अब आप सुनना इंपॉर्टेंट चीज, बताओ यदि ये चीज रेस्ट में है तो ये कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक क्या ना लगा दें हम? एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये रेस्ट की चीज किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। अगर कोई चीज मोशन में है, जैसे ये चीज मोशन में है, तो बताओ इस पर यदि हमने क्या लगा दिया? एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर ये चीज जो मोशन में थी ये किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। इसी को अगर मैं बड़े आराम से तुमको समझाऊं तो समझने की कोशिश करना। एक्सटर्नल फोर्स वो चीज है जिसकी वजह से रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया जा सकता है और मोशन के ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स लगा के रेस्ट में लाया जा सकता है। मतलब फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स है। फोर्स दरअसल में वो कारक है जो किसी भी पदार्थ की या किसी भी मैटर की स्टेज को चेंज कर सकता है। मतलब रेस्ट वाली चीज को मोशन में ला सकता है, मोशन वाली चीज को रेस्ट में ला सकता है। इसका मतलब है कि फोर्स की वजह से मैटर की किस में चेंज आ सकता है? उसके स्टेज में चेंज आ सकता है। मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इनर्शिया रेस्ट में है। कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं? इनको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फोर्स की डेफिनीशन जल्दी से बता दो। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से मिलती है? मतलब फोर्स लगाकर हम विरामावस्था वाली चीजों में और गतिज अवस्था वाली चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। रेस्ट वाली चीज को मोशन में ला सकता है फोर्स, मोशन वाली चीज को रेस्ट में ला सकता है फोर्स। मतलब फोर्स की हमको क्या पता चलती है? डेफिनेशन। अब आप मुझे बता दो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है F = ma। जरा जल्दी से देखो, ये फोर्स की इक्वेशन है कि फोर्स की डेफिनेशन है? तो फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से क्लियर हुई बेटा। फोर्स की इक्वेशन अच्छे से देख लो, न्यूटन के सेकंड लॉ पे मिलती है। और तीसरा वाला कोई रूल नहीं है। तीसरा वाला है एक्शन, जो एक तरह का फोर्स है, और रिएक्शन जो एक तरह का फोर्स है। मतलब ये दोनों एक्शन, रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया एक तरह के फोर्स है, मतलब बल है। अब आप सिर्फ और सिर्फ मुझे वो चीज बताओ जो आपसे मेरे को पूछनी थी, और वो ये लिखी है। देखो जरा, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको पता चलता है? फोर्स। ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो पहले वाली से क्या पता चलता है? फोर्स की डेफिनेशन। दूसरे वाले से क्या पता चलता है? फोर्स की इक्वेशन। और तीसरे वाले से यह पता चलता है कि एक्शन और रिएक्शन ऑल्सो अ फोर्स। बताओ न्यूटन कौन है? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, हु इज न्यूटन? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज योर आंसर? न्यूटन इज अ साइंटिस्ट। अरे थोड़ा आगे बढ़ो ना, फिजिक्सिस्ट है, केमिस्ट है कि बायोलॉजिस्ट है? बकवास आंसर है। न्यूटन इज अ थीफ, चोर है। ये बेस्ट आंसर है। एक बात याद रखना, जिस ट्रेडिशन में तुम चले जा रहे हो ना, उस ट्रेडिशन में तुम्हारे सीनियर भी चले गए हैं, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। जब आपने किसी मिथ को तोड़ा है तो आप एकदम से लाइमलाइट में आए हो, और फिर उसके बाद में आपकी बातें शुरू हुई हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि न्यूटन क्या है, तो मेरे नजर में तो मैं तो उसको एक वर्ड ही बोलता हूं कि न्यूटन जो है वो एक थीफ है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो भी है, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एक लड़का और लड़की के बीच में प्यार तब तक चलता रहता है
तब तक चलता रहता है जब तक लड़की का भाई या लड़की का बाप एक्सटर्नल फोर्स बन के ब्रेक ना लगाए उस पर। अरे हाँ या ना? इसका क्योंकि लड़के वाले पक्ष को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो ये भी नहीं पता हमारा लड़का जिंदा है कि नहीं है ना? वो तो हर दिवाली दशहरा पहुंच जाता है अपनी शकल लेके, तो यकीन हो जाता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया आ गया, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो पहला रूल आप बताते हो ना कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर क्या ना अप्लाई किया जाए एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मोशन वाली चीज को रेस्ट में, रेस्ट वाली को मोशन में ला सकते। ये न्यूटन ने नहीं दिया, ये न्यूटन ने कंट्रोल सी किया है और प्रिंसिपिया बुक में कंट्रोल वी कर लिया है। सवाल पैदा होता टीपा कहां से? तो गैलीलियो से। दरअसल में न्यूटन से 200 साल पहले गैलीलियो ने यह रूल बता दिया था, यही वाला रूल बता दिया था, और इसको उसने क्या नाम दिया था? इनर्शिया नाम दिया था, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। तो याद रखिएगा ये चीज, नियम। हाँ, तो लॉ ऑफ इनर्शिया रियल में किसका रूल है? गैलीलियो का। न्यूटन ने उसको क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ कैप्चर किया है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जिसमें फोर्स की इक्वेशन मिलती है, यह भी न्यूटन का नियम नहीं है, यह चुराया है लियोनार्ड यूलर से। लियोनार्ड यूलर स्विट्जरलैंड में एक बंदा था जो कि फिजिक्स पे फोर्स को मैथमेटिकल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए इस पे काम कर रहा था। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यूलर ये थीसिस लेके गया था, स्वीडन का साइंटिस्ट था लियोनार्ड यूलर। ब्रिटेन का न्यूटन आया, तो न्यूटन बड़ा साइंटिस्ट था, तो उनको लगा कि मैं अपनी चीजें चेक कराऊं, क्योंकि ये भी मैकेनिक्स के अच्छे जानकार हैं। तो देखो यूलर कितनी बेसिक चीज बोल रहा है। यूलर बता रहा है, अच्छे से देखना, जिसको आप कहते हो ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो न्यूटन ने नहीं खोजा भाई, यूलर ने खोजा था। और कितने बेसिक तरीके से उसने ये चीज समझा दी थी। इस ऑब्जेक्ट का मास इतना है, तो इसलिए इसको यदि खिसकाना है, इसको रेस्ट से, माफी चाहता हूं, इसको रेस्ट से हाँ मोशन में लाना है, इसकी अवस्था चेंज करनी है, तो बताओ अगर ये चीज ज्यादा है, एम ज्यादा है, तो इसको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इसका मास जो है वो कम है, तो मास यदि कम है तो बताओ फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? कम। मतलब मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। जल्दी से बताओ कैसा रिलेशन है इनमें? फाइनल में एक रूल बना, F = ma। ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम। इस तरह की चीजें दिखाने ले गया था कौन? लियोनार्ड यूलर न्यूटन के पास। तो न्यूटन भी उस समय ये रूल चुरा चुके थे, गैलीलियो का रूल चुरा चुके थे। अब उनको फोर्स की कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं मिल रही थी और इस पे वो बड़े परेशान थे। और जब लियोनार्ड यूलर ने ये चीज दिखाई तब उनका दिमाग काम किया। न्यूटन ने उसको कहा कि इसमें थोड़ा और सुधार करो, और घर आया न्यूटन, मतलब ब्रिटेन आया स्वीडन से लौट के, और अपनी प्रिंसिपिया में इस बार ये पूरा कंट्रोल सी और अपनी किताब में कंट्रोल वी। चुराया हुआ नियम है ये, याद रहेगा ये चीज। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये छोरी जो है ये कहां की तरफ जाएगी? क्यों जाएगी आगे की तरफ? क्योंकि हाथ से ये पानी पे क्या लगाएगी? फोर्स, मतलब एक्शन हो गया। तो एक्शन यदि आगे की तरफ लग रहा है तो निश्चित रूप में कहां की तरफ जाएगी? ये पीछे की तरफ। सही कह रहा हूं क्या मैं? हमेशा हाथ के जरिए पानी पर फोर्स कहां की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ खींचते हैं हम, तो पानी पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। इससे ये छोरी कहां की तरफ जाएगी? आगे की तरफ। तो ये सब आपको पता है, जल्दी से बता दो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उससे हमको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अच्छे से देख लो क्योंकि आप गलती करते हो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसकी मदद से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? स्विम कर सकता है, ये पता चलता है। मतलब न्यूटन के गति के तीसरे नियम से हमको ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कैसे तैरता है।
लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तो आप बोलेंगे लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है वो दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? और आर्किमिडीज ने क्या बताया था? अच्छे से सुन लो, जिंदगी भर याद रहेंगी चीजें। मेरे को एक बात बताओ, यहां दो चीजें हैं, लड़की है और पानी है, कौन तैर रहा है? लड़की। इसका मतलब है जो चीज तैरेगी, अच्छे से देख लो, अच्छे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो चीज तैरेगी वो हमेशा क्या होगी? हल्की होगी। और ये छोरी जो है ये काय में तैर रही है? पानी में। बात खत्म कर दे रहा हूं, अच्छे से सुन लेना। पानी के पास भी डेंसिटी होगी और गर्ल्स के पास भी डेंसिटी होगी, और जो चीज मैं बता रहा हूं लॉ ऑफ फ्लोटिंग वो ये चीज है। इस दुनिया में वही चीज तैरेगी पानी में जिसकी डेंसिटी कम होगी। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो वाटर में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। सिंपल, इतनी सी चीज है। अब आप जल्दी से मेरे को एक बात बताओ, बादल आसमान में तैरते हैं क्यों? किसकी डेंसिटी ज्यादा? भाई जो चीज तैरेगी उसकी डेंसिटी कभी ज्यादा नहीं हो सकती, जो चीज तैरेगी उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होगी? कम होगी। पानी का जहाज समुद्र में डूब जाता है क्यों? कि लोहे की कील डूब जाती है। लोहे की कील डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि जहाज क्यों नहीं डूबता? क्योंकि जहाज की डेंसिटी होती है कम। तो जिस चीज की भी डेंसिटी कम होगी वो हमेशा तैरेगी। ये है लॉ ऑफ फ्लोटिंग। लेकिन तैरना मुमकिन है न्यूटन के गति के कौन से नियम से? थर्ड लॉ से। बाकी कल